हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूं एंड यहां से आप देख सकते हैं कि अदानी जी ने अभी हाल ही में जेफ बेजोस को अमीर बनने की रेस में पछाड़ दिया है और हो सकता है कि वो अगले कुछ सालों में नंबर 1 दुनिया के अमीर बन जाए। भारत के लिए बहुत ही फक्र की बात होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अदानी जी इतनी जल्दी इतने ज़्यादा अमीर कैसे बन गए। इसकी आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ जो आपको 30 सेकंड में समझ में आ जाएगी। तो इस मॉडल के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है कि आप जाके बहुत सारी डेट लो। डेट लेना मतलब लोन लेना, और यहां से आप जो अदानी एंटरप्राइजेज जो उनकी मेन कंपनी है उसमें आप देखोगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो 2.04 है। इसका मतलब ये होता है सिंपल भाषा में कि मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है और आपने उसमें महीने पे 2 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो वो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अदानी जी ने बहुत सारी डेट ली। फिर स्टेप 2 आता है कि आपने उस डेट को या लोन को लेके अपना बिजनेस बनाया और उस बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपैंड करा। फिर थर्ड स्टेप आता है कि एक बार आपका नाम मार्केट में चल गया तो आपका क्या बन गया, आपका ट्रस्ट बन गया। जैसे जैसे ट्रस्ट बनता चला जाता है तो आपने देखा होगा कि जो अदानी जी के स्टॉक प्राइसेस हैं किसी भी अदानी कंपनी के, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े। जब स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं तो क्या होता है, तो ये नंबर जो आप देख रहे हो ये ऊपर चलता चला जाता है और अदानी जी अमीर पे अमीर बनते जाते हैं। जब ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो होता ही है कि इनके पास और डेट लेने की या और उधार लेने की पावर आ जाती है। तो इसलिए आज के वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप और मैं भी अदानी जी जैसे अमीर बन सकते हैं। उसका शॉर्ट आंसर है नहीं, लेकिन क्या हम उधार लेके अमीर बन सकते हैं या डेट लेके अमीर बन सकते हैं। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं आपको पूरा सिस्टम फ्रेमवर्क समझाऊंगा कि डेट का खेल या लोन का खेल या उधारी का खेल कैसे चलता है, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पूरे वीडियो से 1 या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेंगे तो आपकी लाइफ में उससे बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं आपके साथ 5 या 6 मुख्य पॉइंट्स में बातें करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि दुनिया में जो उधारी और उधार लेने का कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है। इससे अमीरों को बहुत फायदा होता है, गरीबों और मिडिल क्लास को फायदा होता है कि नहीं होता, वो आपको वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया में उधारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और आप इस चार्ट से भी देख सकते हो कि ये रेट ऑफ ग्रोथ है इस उधार लेने का। इसको बोलते हैं पब्लिक डेट। ये जो आप येलो में देख रहे हो ये पब्लिक डेट है। ये हाउस होल्ड डेट है जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो। जो आप डार्क ब्लू कलर में देख रहे हो वो है एनएफसी या नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट डेट। जैसे कॉर्पोरेट डेट का मतलब होता है बॉन्ड डेट। ओवरऑल पहला पॉइंट ये है कि दुनिया में उधारी बढ़ती चली जा रही है। आप उधारी को कैसे भी बाइफरकेट कर लो। आप ये देख लो कि यार एक्सटर्नल डेट बोल लो, उसे एनबीएफसी डेट बोल लो या बैंकों की डेट बोल लो या कोई भी डेट बोल लो, वो सारी की सारी डेट्स बढ़ती चली जा रही है। तो अब नेचुरल सवाल ये आता है कि हर कोई उधार क्यों लिए जा रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो कंट्रीज हो। जैसे यूएस के ऊपर बहुत डेट है, इंडिया के ऊपर बहुत डेट है, चाइना के ऊपर बहुत डेट है। तो ये उधारी हो क्यों रही है इतनी ज्यादा और दुनिया इतना पागल क्यों हो रही है उधार लेने के पीछे। उसका आपको सीधा सीधा जवाब मिलेगा इस चार्ट के थ्रू। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आप ऑब्जर्व करेंगे ये ब्लू लाइन और ये येलो लाइन। ये येलो लाइन बताती है कि दुनिया पे कितनी डेट है और ये ब्लू लाइन बताती है कि दुनिया का जीडीपी ग्रोथ कितना है। अब आप इसमें इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये होगा कि 2008-9 तक, जब 2008-9 में क्राइसिस आई थी, उस पॉइंट तक जो भी डेट ली जाती थी या जो भी उधारी की जाती थी उसको आपने उधार लिया एंड उससे आपने दुनिया में ग्रोथ जनरेट कर दी। ये एनालॉजी आप बहुत सिंपल टर्म्स में इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक छोटे व्यवसायी हो, आपने 1 लाख रुपए का उधार लिया बैंक से जाके और आपने अगले साल 2 लाख रुपए का बिजनेस करके बता दिया। तो आपका फायदा कितना हुआ, आपका फायदा हुआ 1 लाख रुपए। आपने वो 1 लाख रुपए की डेट क्यों ली थी, क्योंकि आपको लग रहा था पूरे मार्केट सर्कमस्टांसेस देखते हुए कि यार मैंने अगर 1 लाख रुपए की उधारी ली तो मैं इससे 2 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट कर सकता हूं। तो इस तरीके की डेट लेना काफी ज्यादा सेंसिबल था दुनिया के लिए। अब ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी 2008 तक और आप देख सकते हो कि ये ब्लू लाइन जो थी वो दुनिया की डेट लाइन के ऊपर रहती थी। अब 2008 के बाद सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है और वो चेंज क्या आया कि अब दुनिया में बहुत ज्यादा उधारी बढ़ चुकी है और ये येलो लाइन आप ऊपर देख सकते हो ब्लू लाइन से। तो अब नेचुरल सवाल ये आता है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन आई क्यों कि 2008 के बाद उधार लेना बहुत आसान बन गया और दुनिया उधार पे उधार लेते चली जा रही है। उसका जवाब सीधा सीधा ये आता है कि अब आज की दुनिया में स्पेशली 2008 के बाद उधार लेना बहुत आसान हो गया है। मैं आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा बता के बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट रेट। ये हो गया इंटरेस्ट रेट चार्ट और आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये ओवर द ईयर्स नीचे आता चला जा रहा है।
ये रेट कई बार एब्सोल्युटली यहाँ पे भी हिट करा, ये होता है 0% इंटरेस्ट रेट। और 0% इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ, इसका मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप HDFC बैंक गए, आपने HDFC बैंक मैनेजर को बोला कि भाई साहब मुझे 5 लाख रुपए का उधार दे दो। बैंक मैनेजर मान गया, उसने बोला कि ठीक है अक्षत, मैं आपको 5 लाख रुपए का उधार देता हूँ और आप पे इंटरेस्ट रेट लगेगा 0%। लेना चाहते हो? तो ऑफकोर्स मैं लेना चाहूंगा क्योंकि 0% इंटरेस्ट रेट लग रहा है। अब ऐसा इस इंटरेस्ट रेट कर्व का मतलब नहीं होता, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट आउटलाइंड है यहाँ पे 0%, ये इंडिकेट ये करता है जो दुनिया की सबसे स्टेबल सरकारें हैं वो बॉन्ड मार्केट में कितना यील्ड देती हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं जाते, लेकिन जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो उसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि लोन लेने की दरें नीचे आ चुकी हैं, और जितनी लोन देने की दरें नीचे आएंगी उतना आपका लोन लेने में फायदा होगा एक तरीके से। तो अब अगला पॉइंट ये आता है कि चलो ठीक है, दुनिया में डेट बढ़ती जा रही है, दुनिया में डेट देना लेना भी आसान हो गया है, लेकिन ये डेट किसको दी जा रही है और ये डेट ले कौन रहा है? तो ओके, इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो डेट देता कौन है? बेसिकली डेट देती हैं सरकारें, क्योंकि उनके पास मनी प्रिंटिंग पावर होती है। और वो किस तरीके से डेट देती हैं? उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि आप जाके बहुत सारा पैसा प्रिंट कर दो। मान लो कि इंडियन इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन अभी एग्जिस्ट करते हैं, सरकार ने बोला कि यार लोगों को और डेट चाहिए, तो मैं पैसा छाप के लोगों को और दे देता हूं, तो उन्होंने $5 ट्रिलियन और प्रिंट कर दिए। तो इस तरीके से टोटल इकोनॉमी का साइज कितना हो गया? $6 ट्रिलियन। तो ये नई डेट क्रिएट हो गई। तो ये डेट कैसे क्रिएट हो गई? ये डेट क्रिएट हो गई मनी प्रिंट करके। दूसरा ऑप्शन सरकार के पास डेट देने का बहुत सिंपल सा ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई ऑफ मनी होती है, कि जैसे मान लीजिए $1 ट्रिलियन भारत में फ्लोट कर रहा है, वो सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में और अपने पड़ोसियों के अकाउंट में। अब सरकार क्या बोलती है कि मैं ना इंटरेस्ट रेट कम कर रहा हूं, तो मैं FD के रेट्स बिल्कुल कम कर देता हूं, इंस्टेड ऑफ 5% मैं 2% दूंगा। तो आप क्या करोगे कि यार ये तो गड़बड़ बात हो गई, मुझे बैंक में पैसा रखने का फायदा क्या है, मैं निकाल के खर्च कर देता हूं। तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट कम करना। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप ज्यादा से ज्यादा कैश अपने पास रखना चाहोगे। जिन लोगों के पास पैसा नहीं भी है वो लोग क्या चाहेंगे कि यार इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, मैं जाके बैंक से उधार और ले लेता हूं। तो जैसे 2020 में कोविड क्राइसिस आई थी, तो उस टाइम पे पूरी इकोनॉमी हॉल्ट कर गई थी, कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था इकोनॉमी में। तो सरकार ने क्या बोला कि हम यार इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। तो उस टाइम पे सरकार क्या करना चाहती थी? उस टाइम पे सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा डेट देना चाहती थी, तो जिससे कि इकोनॉमी में मूवमेंट शुरू हो सके और बिजनेसेस रिकवर कर जाएं। तो ये तो हो गई लोन देने की बात। अब लोन लेने की बात करते हैं कि लोन आखिर मिलता किसको है। लोन हर कोई लेना चाहता है। अगर आपके पास ऑप्शन होगा कि यार कि मेरा 5 करोड़ का लोन कहीं से जुगाड़ हो जाए तो मैं उसको स्टॉक मार्केट में जाके डाल दूंगा, लेकिन मिलेगा आपको लोन? बहुत मुश्किल है कि इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए आपको लोन मिल पाए। तो वो एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो हो जाता है। आपको किन चीजों के लिए लोन मिलेगा कि भाई साहब आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, लोन ले लो, आपको शादी करनी है, लोन ले लो। कहना मैं ये चाहता हूं कि लोन देने की कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं, तो मैं आपको 2-3 मेजर कैटेगरी समझा देता हूं, तो जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि किन चीजों पे लोन लेके आप अमीर बन सकते हो और किन चीजों पे अगर आप लोन लोगे तो आप गरीबी की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो बहुत सारे टाइप के लोन्स होते हैं, मैं आपको 3 मुख्य तरीके के लोन समझाता हूं। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल बोरोइंग। सो एक्सटर्नल बोरोइंग का बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका, पाकिस्तान, इन लोगों ने बहुत सारी एक्सटर्नल बोरोइंग कर रखी थी। एक्सटर्नल बोरोइंग का मतलब क्या कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर चाइना से बहुत सारा लोन था, अब वो लोन पटा नहीं पाए, जी जिनपिंग ने इमरान खान से बोला कि चलो पैसे निकालो, उन्होंने बोला मेरे पास तो नहीं है, तो ठीक है, ये आपके ऊपर 5 हमने कंडीशंस लगा दी। तो ये हो गई एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो कि आपने एक्सटर्नल डेट ले रखी है और आप वो पटा नहीं पा रहे, आपका हो गया वो सिरदर्द। तो ये होता है खराब तरीके का एक लोन लेना। सेकंड खराब तरीके का लोन क्या होता है? उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर डेट। सो कंज्यूमर डेट का मतलब कि यार शादी के लिए लोन ले लो, कि यार फ्रिज के लिए लोन ले लो, कि मोटर बाइक के लिए लोन ले लो, कि गाड़ी के लिए लोन ले लो। आईफोन आया 14, क्या करोगे? अपना आईफोन 13 रख के, पुराना हो चुका है, बेच दो उसे, ये लोन ले लो। तो ये जो होते हैं ये होते हैं कंज्यूमर डेट। अगर आप कंज्यूमर डेट ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ अमीर आदमी को अमीर बना रहे हो। वो कैसे? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा तीसरे टाइप का लोन, उसको बोलते हैं बिजनेस या इन्वेस्टमेंट लोन। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट लोन का सबसे टिपिकल एग्जांपल है अदानी जी का एग्जांपल, जहां से हमने कहानी शुरू करी थी कि अदानी जी ने बिजनेस एम्पायर कैसे बनाया। उन्होंने एक तरीके से लोन लेके बिजनेस एम्पायर बनाया। वो किस तरीके का लोन था उनके लिए? उनके लिए वो था बिजनेस लोन। अब आप बोलोगे कि यार मेरा तो डे जॉब है, मैं सुबह 9 बजे उठता हूं और रात को 10 बजे घर आता हूं, तो मैं तो बिजनेस लोन ले नहीं सकता। तो मेरे लिए मैं किस तरीके का अच्छा लोन लूं? आपको लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट लोन। सो इन्वेस्टमेंट लोन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो आपने रियल एस्टेट खरीदा, उसके लिए आपको काफी अच्छा लोन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो या फिर आप एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट खरीद रहे हो, तो आपको 75-80% तक तो आराम से लोन मिल जाता है। वो हो गया एक तरीके का इन्वेस्टमेंट लोन। अब यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरी एडवाइस नहीं है कि आप जाके घर खरीद लो, क्योंकि वो होता है क्या? इन्वेस्टमेंट।
तो आपको इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस भी करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो घर में या फिर प्लॉट में, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो पे कवर नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट लोन ले रहे हो तो वो एक सेंसिबल लोन टाइप है, लेकिन अगर आप कंज्यूमर लोन ले रहे हो तो वो एकदम बेकार का लोन है। अब मैं आपको दो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स दिखाता हूं। पहला डेटा पॉइंट है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और यहां पे आप क्या देखोगे, यहां पे आप देखोगे कि 1960 से 2008 तक का डेटा है। ऑलमोस्ट हर दशक में, स्पेशली 1980s के बाद, इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर स्पेंडिंग करते चले जा रहे हैं। पहला डेटा पॉइंट। दूसरा डेटा पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा सेविंग्स रेट क्या है इंडिया में। तो यहां पे आप देखोगे कि एक पॉइंट पे, ये 2011-12 का डेटा है, उस पॉइंट पे हमारा सेविंग्स रेट होता था 16.3%। आज वो गिर के मात्र 10.6% बचा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं वो मेजरली अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? वो कंज्यूमर डेट ले लेके अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो बिजनेस लोन या इन्वेस्टमेंट लोन ले लेके अपने बिजनेस एम्पायर्स क्रिएट करते चले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से होती है इनकम इनइक्वालिटी। तो यहां पे रहा डेटा, और यहां पे आप देख सकते हो कि जो रिचेस्ट 1%, ये ब्लू लाइन रिचेस्ट 1% इंडिकेट करती है इनका वेल्थ इंक्रीज हर साल हो रहा है 2010 के ऑनवर्ड्स। जो अदर 99% है उनकी वेल्थ कम होती चली जा रही है। अच्छा, आप बोलोगे कि इंडिया का ऐसा कुछ डेटा है? बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है इंडिया का, एंड यहां से आप चार्ट भी देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग 1982 में जो रिचेस्ट 1% इंडियंस थे उनके पास 11% ऑफ नेशंस वेल्थ थी। आज के ज़माने में वो नंबर पहुंच चुका है 42%। सो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा वेल्थ टॉप 1% के पास आती चली जा रही है और कितनी ज़्यादा वेल्थ बॉटम 99% लोगों से निकलती चली जा रही है। तो आपको गेम क्या समझना है? आपको गेम ये समझना है कि आप उधार लेके कैसे अमीर बन सकते हो। तो इसके मैं आपको 3 सिंपल टिप्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप प्रोडक्टिव डेट लो और जो अनप्रोडक्टिव डेट है उसको कम से कम रखो। प्रोडक्टिव डेट का मतलब जैसे अगर आपको पढ़ाई करने जाना है तो वो हो गई एक तरीके की प्रोडक्टिव डेट, क्योंकि उससे आपकी इनकम बढ़ सकती। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आप मोटर गाड़ी टाइप की चीजें खरीदने के लिए लोन पे लोन लिए जा रहे हो तो वो अच्छी चीज नहीं है। वो आप अनप्रोडक्टिव डेट ले रहे हो, आप कंज्यूमर डेट ले रहे हो, और वो आपको दिन प्रतिदिन गरीब बना रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप उधारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच समझ के बिजनेस करना, अच्छा चलाना, मेहनत करके चलाना, आप काफी अमीर बन सकते हो। अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो बिजनेस चलाने का टाइम है नहीं, तो कोई बात नहीं। जो लोग बिजनेस चला रहे हैं आप उनमें इन्वेस्ट करो। आपको लोन लेके इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जनरली उनमें इन्वेस्ट करो। अब आप बोलोगे कि इसका सिस्टम क्या होता है? उसका सिस्टम होता है स्टॉक मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अदानी जी या अंबानी जी की कंपनियों में निवेश कर दिया होता तो आपकी ग्रोथ हो जाती। जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं, अगर आप उनमें से अच्छी कंपनियों को स्कैन कर लो और उसमें अपना पैसा लगा दो तो उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा मुद्दा आता है कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल सीखें। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में लोगों को आजकल सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं कि अक्षत की फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग कर दें, रीट्स में इन्वेस्ट कर दें, 5,000 रुपए में रियल एस्टेट खरीद लें। ये सब बेवकूफियां मत करिएगा, क्योंकि आप मान लीजिए किसी रीट्स में जाके आप इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या खरीद रहे हो? आपको लैंड या रियल एस्टेट मिल रहा है? द आंसर इज नो। आपको लैंड रियल एस्टेट कुछ नहीं मिल रहा है। आपको मिल क्या रहा है? आपको मिल रहे हैं शेयर्स उस कंपनी के जो जाके रियल एस्टेट कंपनी खरीद रही है। तो फिर इस स्टेप में जिसमें आप डायरेक्टली बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में क्या अंतर आया? द आंसर इज नथिंग। तो इससे बेटर ये है कि आप अच्छे बिजनेसेस में पिक करके डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। रियल एस्टेट आपको तब खरीदना चाहिए जब आपको थोड़ी समझ हो कि आपको कितने परसेंट लोन लेना है, कितना डाउन पेमेंट करना है, उसमें ईएमआई सेटलमेंट कैसे करना है, उसमें टैक्स बेनिफिट्स कैसे लेने हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इस पे आधारित मैं एक वीडियो और भी बना दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक की स्टोरी समझ आ गई होगी। अब फाइनल पॉइंट ये है कि कृपया करके आप अपना पैसा सिर्फ बैंकों में ना रखें या सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ना रखें। उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जैसे जैसे दुनिया में डेट बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपकी सेविंग्स पे इंपैक्ट बहुत नेगेटिव होता चला जाता है। ऐसा क्यों? इसका मैं आपको बहुत जल्दी एक मैक्रो इकोनॉमिक रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं एक छोटे से एग्जांपल से। तो ये रहा छोटा सा एग्जांपल। अब आप मानिए कि टोटल साइज या टोटल मनी जो भारत में है वो हाइपोथेटिकली इमेजिन करिए कि वो $1 ट्रिलियन है। अब इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो, आइए मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि दुनिया में डेट बढ़ती चली जा रही है। तो डेट बढ़ने का मतलब क्या? कि भारत सरकार ने उठा के $2 ट्रिलियन और प्रिंट कर दिए।
ये हो गई सिचुएशन ए जब $1 ट्रिलियन था, और ये हो गई सिचुएशन बी जब टोटल मनी सप्लाई हो गई $3 ट्रिलियन। अब इमेजिन ये करिए कि सिचुएशन ए में आपने दिन रात मेहनत करी, 50-60 साल नौकरी करी, $1 करोड़ बचाया, अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। अभी सिचुएशन क्या थी कि $1 ट्रिलियन ही इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है सिचुएशन ए में, और आपके पास $1 करोड़ है। अब सडनली छोटे से टाइम स्पैन में $2 ट्रिलियन और प्रिंट हो गए। अब जो आपकी जमा पूंजी रखी हुई है $1 करोड़ की बैंकों में, उसकी वैल्यू घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो होता क्या है प्राइस में? उसकी प्राइस या कीमत या उसकी वैल्यू गिर जाती है। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है आपके पैसे के साथ। तो जिस तरीके की दुनिया में हम करेंटली रहते हैं, जहाँ पे अमीर गरीब के बीच में जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को डेट लेना बहुत आसान हो गया है। तो कृपया करके आप भी इस डेट लेने की गेम को समझें, क्योंकि आप कितना भी पैसा जोड़ लें, लेकिन अगर आपको ये डेट लेने वाला गेम और इन्वेस्टिंग का गेम समझ में नहीं आता तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज्यादा खतरे में रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो अपनी फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।